अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं शादी के हवाले से, जिन लोगों की शादी हुई है और ख़ास तौर पे आजकल लव मैरिजेस जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाती, इसका हमारे जहन पे कितना असर पड़ता है, या फिर हमारे ज़हनी मसाइल की वजह से, या फिर हमारे जो आसपास एनवायरनमेंट है इसकी वजह से हमारी लाइफ पे, हमारे रिश्तों पे, अगर कोई इंसान शादीशुदा है तो उसकी मैरिड लाइफ पे इसका कितना असर पड़ता है। आज हम लोग इन तमाम बातों पे डिस्कस करने वाले हैं और हमारे इसके अलावा जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं या फिर हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं वो कितना ज्यादा हम लोगों को उसको चेंज करने की जरूरत है, या कितना ज्यादा असरअंदाज हो सकता है, ये तमाम चीजें हम लोग आज प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फायजा असलम, जो कि फैमिली काउंसलर हैं, इसके अलावा साइकोथेरेपिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और इन एक्सपर्ट हैं मैरिज काउंसलिंग में। मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर, मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो सिर्फ 3% जो हैं वो लव मैरिजेस कामयाब होती हैं। इसके अलावा अगर अरेंज मैरिजेस की बात की जाए तो वो फिर भी एक उनका टाइम ड्यूरेशन होता है, वो फिर भी टिक जाती हैं। लेकिन आजकल इन मतलब रिश्तों में इतने ज़्यादा तनाव की क्या वजूहात सामने आती है? थैंक यू सो मच पलवशा। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने जिक्र किया कि जो लव मैरिजेस हैं उनके रहने के या उनके टिकने के चांसेस हैं वो कम होते हैं जी। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक रीजंस हैं जो कि मैं पहले चाहूँगी कि हम उसके ऊपर बात करें। लव मैरिज में जो लड़का और लड़की है वो दोनों एक दूसरे को, हम पहले ये देखेंगे कि वो किस बेसिस पे एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर वो सिर्फ इस बेस पे पसंद कर रहा है, यानी अपेरेंटली, यानी अगर वो लड़का ये देख रहा है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, मतलब स्मार्ट है, रंग गोरा है, और लड़की ये देख रही है कि लड़का जो है वो हैंडसम है, टॉल है और 6 फिगर्स में कमाता है, तो ये जो बज़ाहिर जो अपेरेंटली चीज़ों को देखकर हम इस क्राइटेरिया पे जब हम शादी करते हैं तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस क्राइटेरिया पे शादी ज्यादा दिन नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने में कुछ अरसे तो रोल प्ले कर सकती हैं, कुछ अरसे की अट्रैक्शन तो हो सकती है, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप इसको देखें तो चूंकि जब वो दो लोग एक साथ जब जिंदगी के सफर को शुरू करते हैं, एक रूम शेयर करते हैं, अपने घर को फैमिली बनाते हैं, 2 से 3 और फिर 4 हो जाते हैं, तो वहां पर जो चीज काउंट करती है ना वो हमारी वैल्यूज हैं, वो हमारा फैमिली सिस्टम है, वो हमारी तरबियत है। जब हम इन तरबियत के उसूलों पर हम जब अपने बच्चों की तरबियत ही अच्छी नहीं करते तो उसके बाद हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हमने उनको ये सिखाया ही नहीं कि तुमने हुकूक कैसे अदा करने हैं, तुम्हारे फराइज क्या हैं, हम सिर्फ ये तो बता देते हैं बहैसियत कौम कि तुम्हारा ये हक है, तुम्हें ये हक छीन के ले लेना है, लेकिन हम अपने यूथ की ये तरबियत नहीं करते कि ये तुम्हारे फराइज हैं, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ वाइफ, तो तुमने इन फराइज को कैसे अदा करना है, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, जैसे बर्दाश्त है, इग्नोरेंस है, दरगुजर करना है, ये वो क्वालिटीज हैं जो इंसानों के अंदर होने की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स ना सिर्फ ये कि बच जाते हैं बल्कि बेहतर तौर पर वो मूव ऑन करते हैं। ठीक। डॉक्टर, मैंने अक्सर देखा है और अक्सर सुना भी है, इवन हमारी सोसाइटी में ये एक फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि जब शादी करके एक लड़की को घर पे लाया जाता है तो लड़के की माँ को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है कि बेटा अब तवज्जो ज़्यादा उस लड़की पे यानी कि बहू पे देगा, और इसकी वजह से काफ़ी सारे रिलेशन घर के जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब आपने यहाँ पे बात की कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पेरेंटिंग किस तरह करते हैं अपने बच्चों की और उनको तरबियत किस तरह देते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें पलवशा, बात यह है कि शादी करके वो जो माँ अपने बेटे के लिए बीवी लेकर आई है, उस माँ के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उस माँ के लिए भी एक
चैलेंज है, चैलेंज इन द सेंस के उसके घर में एक नई लड़की आई है जो उसके बेटे को उसके साथ शेयर कर रही है। सही। और ना सिर्फ बेटे को शेयर कर रही है बल्कि घर का किचन भी शेयर कर रही है, यानी द होल पूरा घर शेयर कर रही है। अब ये उस माँ के लिए भी एक चैलेंज होता है और उस लड़की के लिए भी एक चैलेंज होता है कि जब वो उस घर में आई है तो वो अपना एक बड़ा एक बैकग्राउंड है, रिवायात हैं, तौर तरीके हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, यानी पास की पूरी एक जिंदगी है उसकी 20-25 साल की, जिसको वो छोड़ के उस लड़के के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए आई है। सही। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो दोनों खवातीन, यानी अगर हम सास को देख लें या हम उस लड़की को जो कि बीवी बनकर आई हम देखें, तो दोनों जो खवातीन हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इनसिक्योरिटी का शिकार है। अब इस इनसिक्योरिटी को कैसे डील किया जाए और उन दोनों के दरमियान कैसे बैलेंस रखा जाए, ये जो काम है ना ये बेसिकली लड़के का होता है कि वो कैसे एक अपनी माँ में और अपनी बीवी में कैसे बैलेंस रखता है, बीवी को बीवी की जगह पे रखता है, माँ को माँ की जगह पे रखता है, दोनों के हुकूक अदा करता है। तब मजा तो तब आता है जब वो लड़का इस चीज को बैलेंस करना जानता हो, उसको हुकूक का पता हो, माँ का भी और बीवी का भी, तब ये रिश्ते और ये जो चीजें सिलसिले ये सही तरह से चलते हैं। सही। तो डॉक्टर, हम लोगों को अपने माहौल को इम्प्रूव करने के लिए कि ये जो रिश्ते होते हैं ये जितने ज़्यादा, आई थिंक शादी का रिश्ता एक ऐसा है जितना ज़्यादा मजबूत होता है उतना ही ज़्यादा ये वीक होता है। तो हम लोगों को इसको एक बैलेंस रखने के लिए, इसको स्टे करने के लिए हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट में ऐसा क्या करना चाहिए, आसपास के माहौल को किस तरह चेंज करना चाहिए, या लोगों में किस तरह हम लोग इसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं कि हम लोगों के ये रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा स्टे कर सकें? देखिए, हमें इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ क्वालिटीज की ज़रूरत है और एक लड़की के अंदर भी कुछ तरबियती उसूल देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें अपने सोसाइटी में पोस्ट मैरिज कुछ वर्कशॉप्स रखनी चाहिए। यानी पोस्ट मैरिज यानी एक बच्चे, यानी अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि हमें ये तो फिक्र है कि वो उस लड़के की शादी हो जाए, वो कमाने लग गया है, हमें उस बेटी की तो फिक्र है जो बड़ी हो गई है, 20-25 साल की हो गई है, कि हाय कब उसका रिश्ता आएगा और हम कब अपनी बेटी के हाथ पीले करेंगे। लेकिन इस शादी के उस चक्कर में हम ये नहीं देखते कि हमने उनकी तरबियत की है, क्या हमने उनको इस काबिल बनाया, उनकी ज़हनी तरबियत, उनकी नफ्सियाती तरबियत, क्या वो इतने आकिल और बालिग हो, यानी बालिग तो वो हो चुके हैं, यानी जिस्मानी तौर पर तो बलूगत की जिंदगी में कदम रख चुके हैं, बट माय पॉइंट इज कि क्या वो ज़हनी बलूगत भी रखते हैं, क्या उनको पता है कि उनके साथ आने वाला जो शख्स है उनकी जिंदगी में, जिस शख्स ने उनको शरीक सफर के तौर पर ज्वाइन किया है उनकी बकिया जिंदगी के लिए, उस शख्स के हुकूक क्या हैं। और मुझे ये लगता है कि आप दूसरे के हुकूक उसी वक्त अदा कर सकते हैं जब आप अपने हुकूक देना जानते हो, यानी बीइंग अ ह्यूमन, और मतलब मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, मेरा अपने लिए क्या हक है, मैं क्या अपनी जात का वो हक अदा करती हूँ, तभी तो मैं दूसरे शख्स का हक दे सकूंगी। ठीक, यानी कि डॉक्टर अक्सर कहा जाता है, अक्सर कोटेशंस में भी ये होता है कि जो राइट एज है शादी करने की वो लड़के के लिए 20 से 22, 23, 24 या फिर 25 साल कह लें, और लड़के के लिए जो है 27 से 28 साल तक ये मैक्सिमम एज होती है कि इसके बीच में शादी कर लेनी चाहिए। आई थिंक ये आपके बात से मुझे ये जो है वो समझने को मिला कि ये सिर्फ एक एज है, ये नंबर्स हैं। जब तक आपके मेंटल हेल्थ या फिर जब तक आप माशरे को समझ नहीं लेते, आपको हुकूक का अंदाजा नहीं होता, तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल। यानी ये आपने बहुत खूबसूरत बात की, ये सिर्फ एक नंबर है कि 20 साल की हो गई लड़की तो शादी कर दो, लड़का 28 साल का हो गया तो उसकी शादी हो जानी चाहिए, इट्स अ नंबर। ये देखें कि आपका बेटा या बेटी ज़हनी बलूगत में आ गए हैं, सिर्फ जिस्मानी बलूगत को देख के शादी कर देना ये अक्लमंदी की निशानी नहीं है। ठीक। और डॉक्टर, समटाइम्स ये होता है कि लड़कियों के साथ ये इश्यूज होते हैं कि ओबेसिटी का शिकार हो गई या फिर ओवर एज हो गई, किसी ना किसी वजह से हम लोगों के माशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और आजकल मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी लड़कियों को कि वो अपने पेरेंट्स के लिए एक बेटा बन के उनकी किफ़ालत कर रही हैं या फिर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई हैं, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी लड़कियों को। उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे माशरे में जन्म ले रहे हैं, जैसे कि लड़कियों की शादी टाइम पे नहीं होती और वो अपने घर में अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ होती हैं कि वो अपने आप पे तवज्जो नहीं देती। क्या शादी टाइम पे ना होना भी आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है?
शादी टाइम पे ना होना उस सूरत में मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है जब हम शादी को ही अपनी जिंदगी का मकसद समझते हो। और ये भी हमारा एक अलमिया है कि हम अपनी बेटियों को परवान चढ़ाते हुए ये कह के परवान चढ़ाते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुमने शादी करनी, यानी उसकी जिंदगी का मकसद ही शादी होता है। तो जब वो 20-22 साल की हो जाती है एंड फॉर सम रीजन उसकी शादी नहीं हो पाती, ओबेसिटी है या कुछ भी व्हाटएवर कोई भी मसला है, रिश्ते नहीं आ रहे, अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, तो फिर उस लड़की को डिप्रेशन और एंजाइटी स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उसी माशरती अक़दार के जाविये से देख रही होती है। उसको लगता है कि चूंकि अब मैं 20 साल की हो गई हूँ तो मेरी तो शादी हो जानी चाहिए थी, और नहीं हुई तो लोग बातें बनाएंगे मेरे बारे में। बाज़-औक़ात लोग बातें बना भी रहे होते हैं, बाज़-औक़ात नहीं भी बना रहे होते। सही। लेकिन वो लड़की चूंकि उसका माइंडसेट यही होता है कि मैं अब इस एज में हूँ और मुझे बचपन से यही कहा गया था कि तुम पैदा ही इसीलिए हुई हो कि तुम जब बड़ी होगी तुम्हारी शादी होगी, तुम पैदा ही बच्चे पैदा करने के लिए की गई हो। नो डाउट वो काम भी औरत ने ही करना है, वो औरत नहीं करेगी तो कौन करेगा। लेकिन ये मकसद नहीं है जिंदगी का। ये आपकी जिंदगी का एक चैप्टर जरूर हो सकता है, बट ये आपकी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। सही। डॉक्टर, अगर मैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में डिफरेंस पूछना चाहूँ, क्योंकि अक्सर लोगों का ये मानना है कि साइकोलॉजिस्ट वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा ये भी ये सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने से लोग उनको पागल कहेंगे या पागल समझेंगे। और आई थिंक काफ़ी सारी शादी टूटने की वजूहत भी यही होती है कि काउंसलिंग के लिए एक कपल नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ता अपनी शादी को बचाने के लिए। तो डिफरेंस क्या है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में, और काउंसलिंग के लिए एक कपल को जाना कितना जरूरी है? बहुत अहम सवाल है। पहले तो मैं आपके सामने डिफरेंस रखूंगी। साइकियाट्रिस्ट वो है जो कि MBBS डॉक्टर और साइकियाट्री में उसकी स्पेशलाइजेशन है, और साइकियाट्रिस्ट का तरीका इलाज दवाओं से होता है। वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स को दवा के जरिए ठीक करता है। डिसऑर्डर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, OCD, शिज़ोफ्रेनिया, ये तो वो तमाम डिसऑर्डर्स हैं जिसको साइकियाट्रिस्ट दवा से डील करते हैं। साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट वो होता है कि जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी में उसके पास मास्टर्स या MPhil की डिग्री होती है, और वो काउंसलिंग यानी CBT थेरेपी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी बातचीत के जरिए इलाज। तो हम उसमें भी हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है कि हम बातचीत के जरिए किस तरीके से इलाज करते हैं। CBT थेरेपी के जरिए इलाज होता है, और ये काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दवाओं के साथ साथ चलती है। यानी बास डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि उसमें दवा के साथ साथ काउंसलिंग, साइकोथेरेपी की भी जरूरत होती है। बास चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ काउंसलिंग से केटर की जा सकती हैं। और हमारी सोसाइटी में अच्छा बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम जाएंगे तो लोग हमें पागल कह देंगे। इवन मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं कि लोग जाते हैं खुद, और उनसे पूछा जाए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम किसी को नहीं जानते। क्योंकि लोग इतने इनसिक्योर हैं हमारी सोसाइटी के कि वो ये बताना गवारा नहीं करते। और इसके मैं आपको बताऊं कि वेस्ट में हर इंसान का, हर फैमिली का एक फैमिली काउंसलर होता है, क्योंकि वो अपने इश्यूज को एड्रेस करते हैं। हम अपने आपकी बात यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। इवन हम लोग जब कोई मूवीज देखते हैं हॉलीवुड की, तो उसमें बाकायदा तौर पे स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग के लिए भी एक अलग से काउंसलिंग रूम और एक इंसान को जो है वो रखा जाता है, ताकि अगर स्टूडेंट को कोई मुश्किल पेश आ रही है या उसको कोई बुली कर रहा है तो वहां पे बच्चे की काउंसलिंग हो सके, और उन दो लोगों को बिठा के उनसे पूछा जाए कि आपको एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में ये अलमिया इस तरह बन चुका है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जी आप नफ्स से आते हैं। बिल्कुल, ये हमारा अलमिया है, और हम ना तो शेयर करते हैं इस बारे में और ना ही हम बताना चाहते हैं। इवन हम तो रिकमेंड भी नहीं करना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला ये समझ ले कि मैं भी उसके पास जाता हूँ, उस साइकोलॉजिस्ट से मैं भी कंसल्टेशन लेता हूँ। हमें इस इनसिक्योरिटी से बाहर आने की जरूरत है और हमें अपने इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक बड़ा जबरदस्त मुल्क है और इसमें एक बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन हम अपने पोटेंशियल को मुख्तलिफ इनसिक्योरिटीज के अंदर दबा रहे हैं। तो उस इनसिक्योरिटीज से बाहर आइए और अपनी मदद आपके तहत एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट से रुजू कीजिए, ताकि आप अपने इश्यूज से बाहर आ सकें। ठीक।
ڈاکٹر ڈومیسٹک وائلنس کی اگر بات کی جائے تو یہ شادی کے مطلب کن وجوہات کی بیس پہ اسٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں تربیت کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے یا پھر لڑکی کا کتنا ایشو ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو آبویسلی بہت سارے کیسز آتے ہوں گے، اس کے مطابق جو ہے وہ یہ کیوں اسٹارٹ ہوتی ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس میں ایک سب سے بڑا رول تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان لڑکا یا لڑکی نے بچپن میں اپنے پیرنٹس کو آپس میں ہاتھا پائی کرتے ہوئے دیکھا ہو، باپ کو دیکھا ہو کہ وہ بات بے بات پلیٹیں توڑ دیتا ہے اور ماں کی پٹائی لگا دیتا ہے، یا ایون بہت سے بچوں نے افسوس کے ساتھ نہ صرف یہ باپ کے ساتھ نہیں دیکھا ہوتا بلکہ ماں کو بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ تو جب یہ لڑکا لڑکی نے ایسا کچھ دیکھا ہو، بچے نے بچپن سے اس طرح کی چیزیں دیکھا ہو، تب بھی وہ ایسا عمل اختیار کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے اپنے کچھ اینگر ایشوز ہیں، اگر ہم ان اینگر ایشوز کو، اینگر مینجمنٹ کو ہم ایڈریس نہیں کرتے تب بھی وہ غصہ آگے بڑھتے بڑھتے نفرت میں، اور نفرت پھر مار پٹائی میں، اور پھر وہ وائلنس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ بیسکلی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے شاید اپنے لڑکوں کو عورت کی عزت کرنی نہیں سکھائی۔ اگر ایک لڑکا عورت کی عزت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایک بیسک بات ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور آئی تھنک اس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں ان کو یہ بتائیں، ان کو یہ سکھائیں کہ جس طرح ایک بچہ، ایک بیٹا اپنی ماں کی عزت کر رہا ہے، بالکل اسی طرح اس نے اپنی وائف کی بھی عزت کرنی ہے، کیونکہ آفٹر آل وہ دونوں خواتین ہیں، اور خواتین چاہے جتنی بھی اسٹرانگ بن جائیں، اپنے جتنے بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور مینٹلی یا فزیکلی بھی وہ ایک مرد سے ویک ہی ہوتی ہیں، اور مرد کا اور آئی تھنک خاتون کا کوئی کمپیریزن ہے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، لیکن اگر ہم لوگ کتنے زیادہ ماڈرنائز ہو گئے ہیں تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کو، بیسک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر فائزہ اسلم، جو کہ فیملی کاؤنسلر ہیں، اس کے علاوہ ایکسپرٹ ہے میرج کاؤنسلنگ میں۔ ہم لوگوں نے ان سے بات کی، ایک بہت زیادہ کامن اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے معاشرے کا کہ شادیاں آج کل نہیں چلتی، اور اس کی وجوہات ہم لوگوں نے پروگرام میں شیئر کی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔